नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हंसनी अकेडमी चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए आज का करंट अफेयर्स 9 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने कितने राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराने की घोषणा किया है? तो अभी चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में, कितने राज्यों में? 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराने का घोषणा किया है या अनाउंस किया है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 5 राज्य हैं आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर और गोवा। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। इन 5 राज्यों में जो हमारे यूपी में है जो है विधानसभा के चुनाव, वो आपके 7 चरणों में होंगे। और जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की जो सीटें हैं वो 403 हैं। कितनी है? 403 है। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए पूरे देश में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इस समय हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इस समय हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके सुशील चंद्रा। अगर पहला पूछे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो आप बताएंगे सुकुमार सेन। अगर महिलाओं में पूछे कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? वीएस रमा देवी। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय ने चलाया है? तो ब्रांड इंडिया अभियान को हमारे वाणिज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कौन सा मंत्रालय? वाणिज्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने चलाया है। इस अभियान के चलाने का उद्देश्य क्या है? इस अभियान के चलाने का उद्देश्य है भारत में जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके निर्यात को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना। अगर एग्जाम में पूछे कि ब्रांड इंडिया अभियान का जो है पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है, तो भारत में बनने वाली वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना या बढ़ाना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से देश ने मनुष्य के दिमाग को पढ़ने वाला रोबोट बनाया है? तो अभी चीन ने मनुष्य के दिमाग को पढ़ने वाला क्या बनाया है? रोबोट बनाया है। यह रोबोट मनुष्य के 96% दिमाग को पढ़ सकता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा आइए चीन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चीन की जो राजधानी है वो है आपकी बीजिंग और चीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ली केकियांग है। मैं लिख भी देता हूँ। चीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ली केकियांग है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो हैं आपके शी जिनपिंग हैं। कौन है? शी जिनपिंग है। चीन विश्व का ऐसा देश है जिसकी सीमा 14 देशों से मिलती है। सबसे ज्यादा देशों से मिलने वाली सीमा रेखा किस देश की है? जो है चीन की है। चीन और भारत के बीच एक रेखा है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। अक्सर आपके एग्जाम में आया करता है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। अच्छा, चीन जो है आपके चाय के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। सोना के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है? चाइना। और ई कचरे के उत्पादन में भी चाइना क्या है? प्रथम स्थान है। जो चाइना की जो करेंसी है वो पहले युआन थी, उसी का नाम है रेन मिनबी। क्या नाम है चीन की करेंसी का नाम? रेन मिनबी। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने वर्ष 2021-22 में भारत की GDP कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो GDP भारत की अभी जो NSO ने भारत की कितना लगाया है? 9.2%। ये GDP होती क्या है? जो GDP होती है किसी भी देश के विकास, आर्थिक विकास को बताता है कि वह देश कितना विकास कर रहा है। तो GDP का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या नाम है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हिंदी की बात करें, सकल घरेलू उत्पाद। इसकी डिफिनेशन क्या है ये हमें पता होना चाहिए कि GDP है क्या। किसी देश के एक वर्ष के अंदर, किसी भी देश के एक वर्ष के अंदर
उस देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत यानी वैल्यू ही आपकी जीडीपी है। क्लियर? अच्छा, मैं आइए और जो भी इकोनॉमिक या आर्थिक संस्थाएं हैं जो ये सब जारी करती है जीडीपी को, मैं उसमें आप लोगों को एक बात पूछता हूं। कुछ दिन पहले जो है आईएमएफ ने, किसने? आईएमएफ ने जो है भारत की जीडीपी कितना बताया था? तो आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 9.5%। आईएमएफ ने कितना बताया था भारत की जीडीपी? बोला है कि भारत की जीडीपी 2021-22 में सन यही रहेगा 9.5%। आरबीआई ने बताया है भारत की जीडीपी 2021-22 में 9.5%। अगर पूछ दे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, तो जो विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी बताई है वो आपकी बताई है 8.2%। कितनी 8.3% बताई है वर्ल्ड बैंक ने। इसमें हमारे विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। ध्यान रखिएगा। अगर अब हम लोग डिटेल तो इससे मैंने देख दिया है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ द नाथूराम गोडसे एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं धीरेन झा। ठीक है, वैसे भी गांधी जी के हत्यारों को आप जानते हैं, नाथूराम गोडसे थे, उन्हीं पे अभी एक पुस्तक लिखी गई है जिसके लेखक धीरेन झा है। एक और मशहूर पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। उस पुस्तक का हब्बा खातून, इसमें बहुत चर्चित पुस्तक है। हब्बा खातून पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं काजल सूरी। कौन है? काजल सूरी इस पुस्तक के लेखक है, हब्बा खातून के। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, जो ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार है 2020 का, मगर दिया गया है 2022 में, तो करंट का मैटर बनता है ये। ठीक है, तो 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? यूपी। अगर सेकंड पे पूछे राजस्थान। अच्छा, उत्तर प्रदेश को ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया क्यों गया है? तो उत्तर प्रदेश को जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये दिया गया है, जल संरक्षण के प्रयासों के लिए यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा यूपी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूपी में इस समय विधानसभा के चुनाव भी 7 चरणों में होने वाले हैं, 403 सीटों के लिए। कितने सीटों के लिए? 403 सीटों के लिए। क्लियर है? तो उत्तर प्रदेश का जो इस समय सीएम है आपके अजय कुमार विष्ट उर्फ आदित्यनाथ योगी जी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो अशोक है, राष्ट्रीय पक्षी आपका सारस है, और राष्ट्रीय फूल उत्तर प्रदेश का है आपका पलाश है। और अगर हम कहें राष्ट्रीय पशु तो बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इसलिए उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अगर हम पूछे उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से मिलती है और एक केंद्र शासित प्रदेश, और वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। चलिए मैं आज आप लोगों को 8 राज्य कौन उत्तर प्रदेश से मिलते हैं मैं उनके बारे में बता देता हूं। तो उत्तर प्रदेश से जो 8 राज्य मिलते हैं वो है आपके उत्तराखंड, सुन लीजिए, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो 8 राज्य है। अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछे तो एक और जुड़ जाएगा, वो है आपका नई दिल्ली। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? केवल उत्तर प्रदेश की सीमा एक ही देश से मिलती है, वो है नेपाल। ध्यान रखिएगा, नेपाल से केवल एक ही देश से मिलती है उत्तर प्रदेश की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला है 24वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 24वां ई गवर्नेंस जो है, ई गवर्नेंस यानी
आप समझ रहे होंगे कि ई शासन, ई सुशासन यानी अच्छे शासन, ठीक है, कि आयोजन अभी कहाँ हुआ है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। तो जो ये 24वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका उद्घाटन जो है हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। इसका उद्घाटन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका थीम क्या है। तो आइए इसका थीम हम लोग देखते हैं कि इसका थीम आपको याद रखना है कि इसकी थीम क्या है। तो आइए देखते हैं। इंडियाज टेक डे। क्या है इंडियाज टेक डे? डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। एक बार फिर रिवाइज करा दे रहा हूं इसकी थीम। इंडिया टेक डे डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। अच्छा, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो हमारे देश में राज्यों को या देश को कितने अच्छी तरीके से उसका शासन और प्रशासन किया जा सके, इस पर्पज से यह जो है सम्मेलन किया गया है। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप लोग एक बार। चलिए हम लोग अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हनी वैन यानी शहद की गाड़ी को कहाँ चलाया गया है? हनी वैन, भारत की पहली हनी वैन को चलाया गया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ये हनी वैन चलाने का पर्पस क्या है? तो भारत सरकार की एक क्रांति है, उस क्रांति का नाम है स्वीट क्रांति। कौन सी क्रांति? स्वीट क्रांति। स्वीट क्रांति का संबंध है शहद से। किससे है? शहद से। शहद को प्रोसेसिंग करके उसके नए नए उत्पाद को बनाकर शहद के व्यवसाय को बढ़ाना है और इसको चलाया है, इस वैन को चलाया है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने इसे चलाया है, KVIC ने चलाया है। तो इसमें हमारे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं यानी चेयरमैन हैं, वो इस समय है आपके विनय कुमार सक्सेना है। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। जो ये खादी ग्राम उद्योग जो बना था वो 1956 बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। एग्जाम में पूछ सकता है कि स्वीट क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वीट क्रांति का संबंध है शहद के उत्पादन को बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका टेस्ला कंपनी। कौन सी कंपनी? टेस्ला कंपनी में नियुक्त होने वाले भारत के पहले कर्मचारी कौन है? तो टेस्ला कंपनी में नियुक्त होने पहले कर्मचारी है भारत के अशोक अलुसामी। कौन है? अशोक अलुसामी। टेस्ला कंपनी, यह कंपनी अमेरिका की वाहन निर्माता कंपनी है। टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं उनका नाम है एलन मस्क। कौन है टेस्ला कंपनी? टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं वो एलन मस्क है। इनकी एक कंपनी और है, उनका नाम है स्पेस एक्स। क्या नाम है? स्पेस एक्स। ये इसके मालिक और CEO दोनों है, ध्यान रखिएगा। टेस्ला कंपनी ये स्पेस एक्स, स्पेस पे जाने वाले वाहन को उपलब्ध कराती है, सैटेलाइट को, और ये टेस्ला कंपनी वाहन निर्माता कंपनी है। दोनों किसकी कंपनी है? एलन मस्क की है। ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि टीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित राज्य कौन है? तो टीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित, मतलब पहली है, राज्य केंद्र दोनों में। तो पहला है आपका लक्षद्वीप, जो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ध्यान रखिएगा। टीबी के बारे में बता दे रहा हूं। इसका पूरा नाम है ट्यूबरकुलोसिस।
ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का फुल फॉर्म है। टीबी को अन्य नामों से भी जाना जाता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में टीबी ही करके पूछे, हो सकता है उसके अन्य नाम है, वो आप लोग जानिए। इसको हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षय रोग। अगर क्षय रोग नहीं मिला, हो सकता है कह दे यक्ष्मा रोग। मान लिया यक्ष्मा रोग नहीं मिला, हो सकता है कह दे तपेदिक रोग। तो आप लोग टीबी के हर नाम जानते रहिए, या तो क्षय रोग, यक्ष्मा रोग, तपेदिक रोग, ये तो टीबी का फुल फॉर्म है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। और टीबी जो होती है वो बैक्टीरिया से होती है। एग्जाम में तो आपके लिए सबसे दंदनाता हुआ क्वेश्चन, टीबी किससे फैलती है? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, कई चीजों से। तो आप क्या बताएंगे इनमें से? तो आप बताएंगे बैक्टीरिया से फैलती है टीबी। ठीक है। और जो टीबी फैलती है, जिसको टीबी रहता है, अगर वो कहीं खांस दे, छींक दे, उसके लार से, थूक के माध्यम से उसके बैक्टीरिया जो है आपके एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। ठीक है। और जो है अब तो यहाँ पे एक और आया था लक्षद्वीप। चलिए मैं थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये जो लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित राज्य है। ये लोग आप यूनियन टेरिटरी जिसे आप लोग बोलते हैं। तो ये जो लक्षद्वीप है, इसकी राजधानी क्या है? तो जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो आपकी कवरत्ती है। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल जो है कवरत्ती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे न तो राज्यपाल होते हैं, न तो उपराज्यपाल होते हैं, बल्कि यहाँ पे प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, जो इस समय आपके हैं राजेश्वर। जो इस समय इसके प्रशासक हैं, राजेश्वर नहीं है, शायद नहीं, कंफर्म है दिनेश्वर है, सॉरी दिनेश्वर शर्मा है। इसके यहाँ के प्रशासक कौन है? दिनेश्वर शर्मा। जैसे केंद्र शासित राज्यों में अक्सर आप देखते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सब जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर हो। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। अच्छा, लक्षद्वीप की एक खासियत है, यह केंद्र शासित राज्य के साथ साथ ये एक जिला भी है। अब आप चौंक, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि लक्षद्वीप में एक ही जिला है, उसका नाम है लक्षद्वीप। ध्यान रखिएगा, तो लक्षद्वीप केंद्र शासित राज्य भी है और लक्षद्वीप जिला भी है। भाई एक ही जिला है, उसका नाम भी लक्षद्वीप है। और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य क्षेत्रफल में, एरिया में कौन है? लक्षद्वीप। और अगर पूछे भारत का सबसे छोटा राज्य, गोवा। लक्षद्वीप का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप। केवल पूछे भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। क्लियर हो गया है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते। मेरे ख्याल से इसमें जो चीजें थी मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका ओपेक के नए महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो आपके ओपेक के नए महासचिव बने हैतम अल घिस। कौन बने हैं? हैतम अल घिस बने हैं। आइए मैं ओपेक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, और जो ओपेक का फुल फॉर्म है वो आप लोग देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी पेट्रोलियम, ऑफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यानी अगर हिंदी में कहा जाए, तेल पेट्रोल निर्यातक देशों का समूह। पेट्रोल निर्यातक यानी ये जो पेट्रोल का जो एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोल निर्यातक देश। ठीक है। और इसमें जो देश है ओपेक में 13 देश हैं। कितने देश हैं? 13। पहले 14 थे, अभी कुछ दिन पहले कतर बाहर हो गया है। तो पहले 14 थे, जब कतर बाहर हो गया तो कितने बचे? वर्तमान में इसके ओपेक के सदस्य देश कितने हैं? 13 हैं। पहले कतर था, 14 था, जो हट गया 13 बचा। जो ओपेक है ये जो है 1960 में बना था। कब बना था? 1960 में बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है
और वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यहाँ पे आप लोग एक कन्फ्यूजन हो सकते हैं। कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे जो ओपेक के जनरल सेक्रेटरी दिए हैं वो हैतम अल घिस दिया गया है, लेकिन अगर हम कहें कि ओपेक के चेयरमैन कौन है, देखिए चेयरमैन अलग होते हैं, जनरल सेक्रेटरी अलग होते हैं। चेयरमैन यानी अध्यक्ष, तो चेयरमैन अगर पूछे ओपेक का तो आप बताएंगे मोहम्मद बरकिंडो। क्या बताएंगे? मोहम्मद बरकिंडो बताएंगे। और अगर जनरल सेक्रेटरी पूछे तो हैतम अल घिस बताएंगे। चलिए मैं आज आप लोगों को 2-3 जनरल सेक्रेटरी और रिवाइज करा देता हूं। तो आपको ये इसका तो पता ही चल गया ओपेक का। चलिए आप लोग ये बताइए एससीओ का कौन है? एससीओ कल मैंने बताया है एससीओ का कौन है? एससीओ का जनरल सेक्रेटरी झांग मिंग। अगर हम कहें नाटो का तो नाटो का है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगर हम कहें यूनिसेफ का तो यूनिसेफ का है आंद्रे अजोले। चलिए मैंने आप लोगों का जो है इसका रिवीजन भी करा दिया है, आप लोग देख भी लीजिए। चलिए मेरे ख्याल से आज आप लोगों का वीडियो बिना समय बर्बाद किए मैंने कम से कम समय में आप लोगों को ये करंट अफेयर्स उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, और आगे भी ये मेरा प्रयास जारी रहेगा कि आपके पास अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जा सके, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में जल्दी से जल्दी सफल हो सके। चलिए आज के लिए यहीं पे मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।